हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 12th में हम लोगों का चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। मैं समता शुक्ला आपकी बायो में हेल्प कर रही हूँ। तो क्लास 12th की बायो का चैप्टर नंबर 5 उसका क्वेश्चन आंसर हम कर रहे थे। बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न हमने किए। मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रश्न आप अपनी तरफ से भी ऐड करेंगे, यानी कि जैसे मैंने 13-14 प्रश्न करवाए थे, तो कम से कम एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस आप अपनी तरफ से भी उसमें ऐड कर लीजिए। उसमें मेंडल के नियमों के बारे में जो क्वेश्चंस हैं उनको ऐड ऑन कीजिए, उसमें पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस को ऐड ऑन कीजिए। फिर मैंने आपको कुछ शॉर्ट आंसर्स बताए, कुछ आपको वेरी शॉर्ट आंसर्स बताए। आज की कक्षा में हम क्या करेंगे, चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरह से जेनेटिक्स वाले चैप्टर से अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो उसे हम लिखेंगे एग्जाम में। बच्चों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं स्क्रीन पे, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपको दिखाया गया है। एक ही प्रश्न है, कई सालों में अलग अलग तरीके से ये पूछा गया है। हर साल किस तरीके से पूछा गया है वो आपको शो भी किया गया है, ताकि उससे आप ये अंदाजा लगा सकें कि कितने अलग अलग तरीके से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है। प्रश्न संख्या 1 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में हम देखते हैं प्रश्न संख्या 1, और प्रश्न संख्या 1 क्या कहती है। प्रश्न संख्या 1 जो है, मेंडल के नियमों की व्याख्या कीजिए। 2013 में पूछा गया। उसके अगले ही साल मेंडलवाद पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए, यानी कि क्वेश्चन एकदम चेंज हो गया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पूछा क्या गया है, मेंडल के नियमों की व्याख्या और मेंडलवाद, मेंडलिज्म पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखने को बोला गया। तो क्वेश्चन सेम ही था पर पूछने का तरीका एकदम अलग हो गया। 2013 में ही एक क्वेश्चन पूछा गया। सोचिए, एक ही साल में एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से, मतलब मेंडल वाले प्रयोग को ही दो अलग अलग क्वेश्चंस में पूछ लिया गया। एक जगह पे पूछा गया मेंडल के नियमों की व्याख्या कीजिए, और 2013 में ही मेंडल के द्विगुण संकरण प्रयोग का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। यानी कि अब ये मेंडल का जो तीसरा नियम था उससे रिलेटेड डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पूछ रहा है और उदाहरण सहित वर्णन करने को इसमें बोला गया है। 2016 और 17 में मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को समझाइए पूछा गया, यानी कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पूछा गया। फिर 2010 और 2017 में भी मेंडल का लक्षणों के पृथक्करण का नियम क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वाला नियम क्या है, इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं, यानी कि इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स क्यों कहते हैं। 2018 में भी यही प्रश्न अलग तरीके से पूछा गया, मेंडल के पृथक्करण के नियम का उपयुक्त रेखा चित्रों की सहायता से वर्णन कीजिए। ऐसा प्रश्न किया गया जिसमें मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का सही डायग्राम से प्रेजेंटेशन करना था। तो देख पा रहे हैं आप कि ये जो मेंडलवाद वाला टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 का, वंशागति और विविधता के सिद्धांत का, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, और हर बार इस चैप्टर से प्रश्न पूछा ही जाता है। बहुत कम, कभी कभार ऐसा हुआ कि नहीं पूछा गया, अदरवाइज हर साल किसी न किसी रूप में प्रश्न जरूर पूछे गए। तो इसको जिन बच्चों ने इस चैप्टर के मेरे पढ़ाते समय नोट्स बनाए थे वो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं बनाए हैं वो प्रश्न उत्तर के रूप में ही इसका आंसर भी बोर्ड पे मैं आपको समझाती आगे बढ़ूंगी और उसको आपको नोट करते जाना है। उत्तर देखेंगे, मेंडल के वंशागति के नियम क्या है, मेंडल के वंशागति के नियम लिखेंगे कैसे। आप सभी को पता है कि
मेंडल ने 3 नियम दिए थे अपने प्रयोगों के आधार पर। प्रयोग उन्होंने किस पर किया था? मटर के पौधों पर किया था। मटर के पौधे का चुनाव किया था क्योंकि उसकी जीवन अवधि छोटी थी, उसमें बहुत सारे विपर्यासी लक्षण या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मौजूद थे जिन पर वो क्या कर सकते थे? प्रयोग कर सकते थे। मेंडल का जो जीवन रहा, मेंडल के जीवन के बारे में आप सभी को चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने बता ही दिया था कि वो एक गिरजाघर में पादरी थे और वहां पर बहुत बड़ा जो कहते हैं फार्म हाउस टाइप का था, या लॉन या खेत कह सकते हैं। उस गिरजाघर के पीछे बहुत सारी जमीन खाली पड़ी थी और उसी में उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया। 7 जोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का चुनाव किया और उस पर उन्होंने एक संकरण यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस ये दोनों प्रयोग किए और उसके बाद उसी के आधार पे उन्होंने कुछ नियम प्रतिपादित किए। लेकिन ये जो नियम थे ये मेंडल के जीवन में लोगों के सामने नहीं आए और मेंडल की मृत्यु के बाद इस नियम को ध्यान दिया गया। उसके बाद उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि भी दी गई। तो हिस्ट्री से कनेक्ट करते हुए क्वेश्चन में हम आंसर पे आगे बढ़ेंगे। सभी बच्चे इसको नोट करेंगे क्योंकि ये जो आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है ये एज इट इज आप एग्जाम में लिख दें तो आपको 100% मार्क्स उस क्वेश्चन में मिलेंगे। मेंडल ने अपने एक संकरण प्रयोग यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस तथा द्विसंकर प्रयोग यानी कि डाईहाइब्रिड क्रॉस के पश्चात जो निष्कर्ष निकाले उन्हें मेंडल के आनुवंशिकता के नियम कहते हैं। इनका विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार का है। नंबर 1 है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? जब एक जोड़ा विपर्यासी लक्षणों को धारण करने वाले 2 शुद्ध जनकों में परस्पर संकरण कराया जाता है तो उनकी संतानों में विरोधी में से केवल एक प्रभावी लक्षण परिलक्षित होता है और दूसरा अप्रभावी लक्षण व्यक्त नहीं हो पाता। ये थोड़ा सा कठिन हिंदी की लैंग्वेज हुई। अब इसको एकदम सामान्य भाषा में हम अपनी बोलचाल की भाषा में भी समझेंगे। प्रभाविता का नियम क्या कहता है यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। जब एक पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर किसे कहते हैं वैसे मैं चैप्टर पढ़ाते समय अच्छे से आपको समझा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ बच्चों ने वो सेशंस नहीं अटेंड किए हों। तो फिर से विपर्यासी लक्षण या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति के शरीर में, हर पौधे या हर जीव में एक लक्षण के लिए उसके जैसे कहते हैं एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जैसे अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई का क्या सीन है? ऊंचाई में 2 तरीके की ऊंचाई आती है, लंबाई और बौनापन। ऊंचाई में 2 तरीके की ऊंचाई आती है, लंबाई और बौनापन। रंग में 2 तरीके का रंग आता है, फूलों के अलग अलग रंग होते हैं, बीजों का अलग अलग आकार होता है, अलग अलग शेप होता है ना। तो वो क्या है कि एक जोड़ा जो लक्षण होते हैं वो एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं। तो ऐसा जब एक जोड़ा विपर्यासी लक्षणों को धारण करने वाले 2 शुद्ध जनकों यानी कि ऐसा जो होमोजाइगस है, जिसमें होमोगैमस का मतलब जिसमें जो 2 गमीट्स बनेंगे वो सेम होंगे, एक जैसे होंगे, उनका जब संकरण कराया जाता है तो उनकी जो संतानें हैं उसमें से केवल एक डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस हो पाता है और दूसरा रेसेसिव लक्षण जो है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए देखें, मटर के पौधे में ऊंचाई के गुण के 2 विपर्यासी लक्षण लंबापन और बौनापन पर यदि विचार किया जाए तो उदाहरण सहित लिखना है आपको बच्चों, इसलिए उदाहरण सहित हम लिखेंगे, इसको समझेंगे अच्छे से। मटर के पौधे में ऊंचाई के गुण के यानी कि लंबाई जिसकी हम बात करें, ऊंचाई हाइट की बात करें, प्लांट हाइट की, तो प्लांट हाइट के 2 विपर्यासी लक्षण, 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जैसे कि टॉलनेस और ड्वार्फनेस पर यदि विचार किया जाए तो शुद्ध लंबे पौधों में लंबाई के समयुग्मजी कारकों का जोड़ा होगा। लंबे पौधों का जीनोटाइप कैपिटल T होगा। इसी प्रकार
शुद्ध बौने पौधों का जीनोटाइप स्मॉल टी होगा। जब लंबे और बौने पौधों के बीच संकरण कराया जाएगा, यानी कि अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों एक समान है होमोजाइगस, यहाँ पे ये क्या है, ये भी होमोजाइगस है और प्योर ब्रीड्स हैं, है ना। जब इनके बीच संकरण कराया जाएगा तो F1 पीढ़ी के सभी पौधों में जीनोटाइप कैसा होगा, मिक्स हो जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाएगा, अर्थात एक कारक लंबाई का और दूसरा बौनेपन का मौजूद होगा। चूंकि कैपिटल टी और स्मॉल टी में से कैपिटल टी प्रभावी है, इसलिए F1 पीढ़ी के फर्स्ट फीलियल जनरेशन के या प्रथम संतानीय पीढ़ी के सभी पौधे कैसे होंगे, लंबे होंगे। लेकिन ये जो लक्षण एक्सप्रेस हुआ, ये क्या है, ये फिनोटिपिकली लंबे होंगे, और यदि उनका जीनोटाइप चेक किया जाएगा तो जीनोटाइप कैसा है, जीनोटाइप में रेसेसिव वाला जो कैरेक्टर है वो सप्रेस हो गया है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया है। तो जब उसको मौका मिलेगा तो वो अपने आप को एक्सप्रेस भी जरूर करेगा, है ना। तो अभी हम प्रभाविता के नियम देख रहे हैं, तो प्रभाविता के नियम का चित्रीय निरूपण, इसको सभी बच्चे अपनी कॉपी में बनाएंगे, नोट करेंगे, ताकि आपका प्रभाविता का नियम हमेशा के लिए आपको अच्छे से याद हो जाए। यहाँ पे जिन बच्चों को हिंदी में लिखना है, होमोजाइगस स्टॉल पे आप समयुग्मजी लंबा और यहाँ पे समयुग्मजी बौना लिख सकते हैं। नोट करेंगे सभी बच्चे, कैपिटल टी जो कि शुद्ध पौधा है, होमोजाइगस स्टॉल है, और उसका क्रॉस किससे कराया जाएगा, स्मॉल टी जो कि होमोजाइगस ड्वार्फ है, और पेरेंट्स कौन से हुए, एक कैपिटल टी हो गया, एक स्मॉल टी हो गया, दो पेरेंट्स, उनका क्रॉस कराया गया। आप सभी को पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैमीटोजेनेसिस दो गैमीट्स बनेंगे। कैपिटल टी वाले कॉम्बिनेशन पे सेम अलग अलग गैमीट्स हो जाएंगे, तो यानी कि यहाँ पे डिप्लॉयड थे, यहाँ पे हैप्लॉयड हो जाएंगे। कैपिटल टी और कैपिटल टी अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पे स्मॉल टी था तो स्मॉल टी और स्मॉल टी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कैपिटल टी था तो कैपिटल टी हो जाएगा, है ना। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया अच्छी तरह से। अब क्या करना है, अब केवल हर एक अलग अलग गैमीट का अलग गैमीट से क्या कराना है, क्रॉस आपको खुद से करना है। आप इसको पुनेट स्क्वायर लगा करके भी कर सकते हैं। आप ऐसे क्रॉस बनाना सीख गए हैं तो आप ऐसे भी क्रॉस बना करके देख सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या देखा कि F1 जनरेशन जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन थी, उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी के कॉम्बिनेशन में या कैपिटल टी स्मॉल टी के जीनोटाइप में सभी पौधे बने। लेकिन ये सभी पौधे फर्स्ट फीलियल जनरेशन या F1 जनरेशन में हेट्रोजाइगस तो हो गए थे, लेकिन ये कैसे थे, लंबे थे। ये हेट्रोजाइगस तो हो गए थे, लेकिन ये कैसे थे बच्चों, ये लंबे थे। अब हेट्रोजाइगस का मतलब क्या होता है, हेट्रोजाइगस का मतलब होता है विषम युग्मकी। हेट्रोजाइगस का मतलब होता है विषम युग्मकी। इसका मतलब ये है कि जब गैमीट फॉर्मेशन की प्रोसेस होगी, जब गैमीटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी, तो दोनों गैमीट्स उसके एक समान नहीं बनेंगे। इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, विषम युग्मकी कहते हैं। तो इसको सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे, प्रभाविता के नियम का चित्रीय निरूपण, और उसके बाद जो निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बच्चे स्क्रीन में मैंने आपको प्रभाविता के नियम का चित्रीय निरूपण देख रहे हैं आप, और जो ये चैप्टर है जेनेटिक्स वाला, आनुवंशिकी का, ये जो आपका आनुवंशिकी वाला चैप्टर है, इसका ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ना। तो बच्चे मन लगा के पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा एक बार पूछती हूँ, आपको कोई समस्या तो नहीं है इस चैप्टर में
क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर्स कराने के बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम अगला चैप्टर पढ़ लेंगे, वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला, है ना, जिसमें आपको डीएनए वगैरह के स्ट्रक्चर, आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। तो इसीलिए मैं पूछना चाह रही थी किसी बच्चे से, तो अब आप हैंड रेज करके ही बताएंगे कि क्या ये चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट आपके एकदम क्लियर हैं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हाँ सर, आवाज तो आ रही है। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप बेटा? अच्छी हूँ। क्या नाम है आपका? मैम निशा। निशा, क्लास 12th में आपने बायो सब्जेक्ट लिया है ना? जी हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये अनुवांशिकी वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इस वाले चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट कराया गया है वो क्लियर है आपका, या अभी कोई पार्ट कंफ्यूजिंग है? मैम नहीं। नहीं क्या? सब समझ में आ गया है? क्या होना? निशा? आए। हाँ मैम हम ये अभी थोड़ा देर पहले आए इधर। अच्छा, आप थोड़ी देर पहले आए। मैं जी निशा, मैं ये पूछ रही हूँ, आपने 12th में बायो लिया? जी ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 5 जो पढ़ रहे हैं हम, वंशागति और विविधता के सिद्धांत, इस चैप्टर में आपका कॉन्सेप्ट कहाँ तक क्लियर है ये पूछ रही हूँ। क्लियर हो गया है मैम, क्लास में क्लियर अच्छा, हो गया है। क्लास में क्लियर हो गया है ना, तो वही पूछ रही हूँ बेटा। तो अगर कोई कंफ्यूजन है किसी कॉन्सेप्ट में तो आप बता सकते हैं, उसको हम वीडियो के माध्यम से या समझा के, या चित्र कोई समझ में नहीं आ रहा है, आपको पुनेट स्क्वायर बनाना नहीं आया है, तो वो आप पूछ सकते हैं, है ना। वो मैं आपको एक बार समझा दूंगी, क्योंकि टीचर्स कितनी मेहनत करेंगे, उनको तो आगे भी पढ़ाना है। आपको कोई कठिन अगर कोई पार्ट लगता है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, हेट्रोजाइगस विषम युग्म की परिस्थिति जो होती है वो क्या होती है, बताएं जरा। विषम युग्म की परिस्थिति आप पूछ रहे हैं, तो वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। स्क्रीन में देखेंगे, प्रथम संतानीय पीढ़ी जो बनी मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एकल संकरण प्रयोग के बाद, उसमें आपने देखा कि होमोजाइगस का मतलब होता है कि जो कंपोजिशन है, मतलब जो जीनोटाइप है ना, वो कैपिटल टी है, यानी कि दोनों कैसे हैं, एक समान है। ये लंबाई को निरूपित कर रहे हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन में देखें, इस बॉक्स पे ध्यान रखेंगे जो स्क्रीन में आपको दिखाई पड़ रहा है, इस बॉक्स से देखेंगे, यहाँ पे आपको स्मॉल टी दिखाई पड़ रहा है। यहाँ यानी कि यहाँ पे भी ये ऊंचाई को ही निरूपित कर रहा है, लेकिन उसका दूसरा रूप, जैसे लंबा और बौना, ठीक है। इन दोनों में आपने चैप्टर नंबर 2 में ही पढ़ा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया जब मैंने आपको बताई थी, तो सेम उसमें मैंने आपको एक प्रोसेस बताई थी जिसको हम गैमीटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। गैमीटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, युग्मकों का निर्माण। गैमीटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, युग्मकों का निर्माण या गैमीट्स का फॉर्मेशन, ठीक है। तो आपने यहाँ देखा कि कैपिटल टी है, यानी कि एक समान है दोनों। तो जब युग्मकों का निर्माण हुआ तो ये जो कैपिटल टी है, ये क्या है, ये है 2n, यानी कि डिप्लॉयड है। 2n है यानी कि डिप्लॉयड है, यानी कि एक ही लक्षण के लिए 2 क्रोमोसोम्स मौजूद हैं यहाँ पर। इस सिचुएशन में भी एक ही बौनेपन के लक्षण के लिए भी 2 क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, स्मॉल टी। अब यहाँ पे इसके नीचे वाली लाइन में आप देखेंगे, इस वाली लाइन पे जहाँ पे गैमीट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे कि कैपिटल टी जब अलग अलग हुए,
गैमीटोजेनेसिस की प्रोसेस के दौरान, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान, तो ये दो अलग अलग हो गए, जिसमें ये दोनों कैसे हैं, एक समान है, यानी कि जो गैमीट्स बने वो एक समान बने, है ना। तो इसको हम कहते हैं होमोजाइगस सिचुएशन, जहां पे गैमीट्स जो हैं वो एक समान होते हैं। अब जब इस गैमीट्स का क्या हुआ, फ्यूजन हुआ। आप सभी को पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन के दौरान क्या होता है, सबसे पहले गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद गैमीट्स जो है क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। गैमीट्स क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। संलयन की प्रक्रिया होती है जिसे हम निषेचन कह सकते हैं, और उसके बाद क्या होता है, ये फिर से हैप्लॉयड स्टेज जो है वो डिप्लॉयड में कन्वर्ट हो जाती है। आप स्क्रीन में देखें, ऊपर यहाँ पे 2n स्टेज है, डिप्लॉयड है, यहाँ बीच में गैमीटोजेनेसिस के बाद हैप्लॉयड स्टेज आई और फिर से अगेन क्या हुआ, डिप्लॉयड स्टेज आ गई। लेकिन इस समय क्या हुआ, यही मेंडल का प्रभाविता का नियम है, उसी पर ध्यान देना है। रटने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आप रट लेते हैं ना तो उससे क्या होता है कि आपको थोड़े दिन तक लगता है कि आपको याद है, लेकिन क्योंकि एग्जाम तो दूर है अभी, तो जब आप रट लेंगे ना तो एग्जाम तक आपको बिल्कुल भूल जाएगा, और फिर अगर आप समझ लेंगे तो आपको एग्जाम तक रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए अभी बहुत टाइम है आपके पास तैयारी के लिए, बहुत मेहनत से एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलें, क्योंकि जैसे ही आपने 12th पास किया, ये होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ये वर्डिंग्स आपको बिल्कुल भी कोई नहीं क्लियर करेगा ग्रेजुएशन के लेवल पे, प्रोफेसर्स नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 11th क्लास का ही लेवल है, वहीं पे क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। जैसे एक उम्र पर दांत निकलना जरूरी है, बच्चा एक उम्र में बोलने लगता है, ऐसे 12th क्लास में ये सब चीजें क्लियर हो जाना जरूरी है। हेट्रोजाइगस सिचुएशन के बारे में आपने कहा था कि क्लियर नहीं हुआ है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। आप यहाँ पे F1 जनरेशन में, निशा देखेंगे ध्यान से, आपने क्या देखा कि कैपिटल T का कॉम्बिनेशन स्मॉल t के साथ हुआ, यहाँ पे भी कैपिटल T का कॉम्बिनेशन जो है वो स्मॉल t के साथ हुआ। अब क्या हुआ, अब कल मैंने आपको लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप के बीच क्या अंतर होता है ये समझाया था। तो ये क्या है, ये है जीन प्रारूप। जीनोटाइप कैसा हो गया, जीनोटाइप ऐसा हो गया जिसमें कैपिटल T स्मॉल t का कॉम्बिनेशन हो गया लंबाई के केस में, यानी कि ऊंचाई, जब प्लांट की हाइट की बात हो रही थी। अब यहाँ पे आपने देखा कि चारों जो पौधे बने प्रथम संतानीय पीढ़ी में, वो सब के सब कैसे थे, लंबे, लेकिन वो केवल दिखने में लंबे थे। जीनोटाइप उनका क्या हुआ था, चेंज हो गया था। चेंज हो गया था का मतलब, यहाँ पे आप देखें, यहाँ वाली सिचुएशन यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ वाली सिचुएशन भी यहाँ पे नहीं है, मतलब कैपिटल T के साथ स्मॉल t आ गया है। लेकिन समस्या यहाँ पे क्या आई, कैपिटल T ने अपने आप को एक्सप्रेस कर लिया, मतलब बिल्कुल ऐसे याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के साथ याद कर लीजिए, दो सहेलियां हैं और एक जो है वो बोल तो रही है लेकिन उसकी बात उतना नहीं समझ में आ रही है, दूसरी वाली ने उसको क्या कर दिया, डोमिनेट कर दिया, यानी कि अपनी बात ऊपर कर दी, अपने आप को एक्सप्रेस कर लिया। और जो दूसरी वाली सहेली है उसने क्या किया, विरोध नहीं किया, हाँ हाँ तू सही कह रही है, मतलब उसने विरोध भी नहीं किया, है ना, एक्सप्रेस होने दिया उसको। तो ये क्या होगी सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन को कहते हैं प्रभाविता का नियम, जहां पे दो सहेलियों में से एक प्रभावी हो गई और एक जो है वो उसने अपना प्रभाव नहीं दिखाया, है ना। लेकिन क्योंकि मन में उसके भी बात थी तो प्रभाव तो दिखाएगी ही, लेकिन इस पीढ़ी में नहीं दिखाया। अब उसके बाद जब मौका मिलेगा तब प्रभाव दिखाएगी, है ना। ये वाला ऐसे ही एग्जाम्पल से आप याद कर लीजिए तो शायद आपको एग्जाम तक याद रह जाए। मौका मिलने पर वो प्रभाव दिखाएगी और वो प्रभाव दिखाएगी अगली पीढ़ी में, ठीक है। ये इसका सिचुएशन है, ये हेट्रोजाइगस विषम युग्मजी, ये विषम युग्मजी जो परिस्थिति होती है जिसमें जो दोनों अलग अलग कॉम्बिनेशन है, वो जीनोटाइप उनका अलग है लेकिन
लक्षण के रूप में, लक्षण प्रारूप की यदि हम बात करें, फिनोटाइप की, तो कैसे हैं? सारे के सारे दिखने में लंबे हैं, है ना। अब ये कॉम्बिनेशन बन गया है जहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर एक साथ है, तो जब इस पर हम पुनेट स्क्वायर बनाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, कैपिटल टी भी एक साथ आ सकते हैं, स्मॉल टी भी एक साथ आ सकते हैं। तो तब क्या होगा, जब मौका मिलेगा तब स्मॉल टी जब दोनों एक साथ आएंगे तो वो अपने आप को दो कमजोर एक साथ आकर के मजबूत हो जाते हैं। तो स्मॉल टी जब एक साथ आएंगे तो वो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे और फिर जो पौधा बनेगा वो कैसा होगा, वो बौना हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। इसको आप सभी अपनी कॉपी में नोट कर लें बेटा। एग्जाम के समय पे तो अलग ही क्वेश्चन पेपर्स वगैरह सॉल्व कराएंगे हम, उससे आपका रिपीट हो जाएगा, लेकिन ये है कि अभी आपने ये चित्र बना लिया होगा, प्रभाविता के नियम का चित्रीय निरूपण। इसका अगला पीढ़ी जो है वो आपको नहीं बताया गया है इसमें, क्योंकि प्रभाविता के नियम के बारे में पूछा जा रहा था और प्रभाविता का नियम पहली पीढ़ी के बाद ही साबित हो गया। प्रभाविता के नियम के अनुसार निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। जो आप लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल ने किया प्रयोग, उसमें क्या क्या निष्कर्ष निकाले गए? पहला निष्कर्ष ये निकाला कि लक्षणों का नियंत्रण इकाइयों द्वारा होता है जिन्हें कारक कहते हैं। ये लाइन उस समय पर कही गई थी जब मेंडल ने ये प्रयोग किए थे, लेकिन साइंस बहुत एडवांस हो गई है। आज हम सभी जानते हैं कि जिस कारक की, जिस यूनिट की ये बात कर रहे हैं वो क्या है, वो है जीन्स। आप सभी को पता है कि लक्षणों का नियंत्रण इकाइयों द्वारा, यानी कि कारक जिसे वो कह रहे हैं, मेंडल जिसे कारक कह रहे थे, एक्चुअल में वो क्या थे, जीन्स थे। दूसरा निष्कर्ष क्या निकला, कारक जोड़ों में पाए जाते हैं, फैक्टर्स आर फाउंड इन पेयर्स, है ना। तो फिर वही बात कि जिनको मेंडल कारक कह रहे थे वो क्या थे, क्रोमोसोम्स पर पाए जाने वाले जीन्स थे और वो जोड़े में ही पाए जाते हैं। तीसरा निष्कर्ष क्या निकला, असमान कारकों वाले जोड़े में एक सदस्य प्रभावी होता है और दूसरा अप्रभावी होता है। ठीक है, यानी कि जब लंबे और बौने का चुनाव किया गया क्रॉसिंग के लिए, तो एक ही ने अपने आप को शो किया, दूसरा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, है ना। तो कैपिटल टी डोमिनेंट हो गया। कैपिटल टी डिनोट किसको करता है, लंबे पौधे को। तो आई थिंक कि आपका प्रभाविता का नियम एकदम क्लियर हो गया होगा। अगले कुछ सेशंस में हम इसी के कुछ और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और निशा जैसे और सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप जो भी कंफ्यूजन है, कोई भी कंफ्यूजन है, क्योंकि चैप्टर बार बार नहीं पढ़ाया जाता, अभी कोर्स काफी बाकी है, तो कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो आप चैट के माध्यम से, हैंड रेज के माध्यम से या डायरेक्ट बात करके, अपना माइक यूज करके आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिना झिझक, बिना किसी शर्म के। ठीक है, आपकी समस्या जो है, आपकी प्रॉब्लम जो है, उसको सॉल्व करना, यही मेरा काम है ना। तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन, जैसे जिसको कहते हैं कि आपको कोई मार्गदर्शन चाहिए, आपको कोई काउंसलिंग चाहिए, या कोई इस सब्जेक्ट से रिलेटेड दूसरे भी किसी चैप्टर का क्वेश्चन, जैसे आपका यूनिट 1 जो कंप्लीट हो चुका है, यूनिट 1 जो था, मतलब यूनिट 5 जो था, जिसमें रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर्स थे, उसमें भी अगर कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि चैप्टर वो भी एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, कोई भी कंफ्यूजन होने पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर सेम टॉपिक का होगा तो सेम सेशन में ही उसका उत्तर किया जाएगा, और अगर टॉपिक डिफरेंट है तो अगले दिन उस सेशन में उसका आंसर कर दिया जाएगा। कई बार मैंने देखा है कि गर्ल्स जो होती हैं और सर को सही चीजें, मतलब सारे क्वेश्चन नहीं क्लास में पुट ऑन कर सकती, तो वो भी आप मुझसे बिना झिझक पूछ सकते हैं। ठीक है,
आज की क्लास में बच्चों आपने प्रभाविता के नियम के बारे में जाना, विषम युग्मजी और होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या होती है उसके बारे में जाना। निशा ने क्वेश्चन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद निशा का। और ऐसे सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन होने पर आपको पूछना है, सवाल पूछेंगे, समस्या का समाधान हो जाएगा, फिर आपका कॉन्सेप्ट जो है वो हमेशा के लिए क्लियर होगा और आप टेंशन फ्री रहेंगे और अच्छे से आप अपने एग्जाम दे पाएंगे। आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में अच्छे से मन लगा के पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।